जो आपका पुश्तैनी व्यवसाय था, मछली पकड़ने वाला, या जो जल के आसपास, नदियों के आसपास की भूमि पे जो अपना काम खेती करने वाला, वो व्यवसाय भी आपका कब्जा लिया। जैसे चमार जाति के लोग जूते बनाते थे, मरे जानवर की खाल उतार कर खाल बेचते थे, आज वो खाल का व्यापार अरबों खरबों रुपए में पहुंच गया। आप अपने बच्चों से आंख नहीं मिला पाओगे। वो कहेंगे जब सब कुछ छिन रहा था, जब सब कुछ बिक रहा था, तो तुम क्या कर रहे थे? तुमने समाज की आवाज क्यों नहीं बनाई? तुमने तब आंदोलन क्यों नहीं किया? जो बाबा साहेब की वजह से हमारे एमपी एमएलए मंत्री बने, हमारे ऑफिसर अधिकारी बने, वो सब लोग क्या कर रहे थे? तो तुम लोग अपने बच्चों से आंखें नहीं मिला पाओगे। प्रोफेसर की पोस्ट 83% एसटी की पोस्ट खाली पड़ी है, भरी नहीं जा रही। 83% प्रोफेसर की नौकरी शेड्यूल ट्राइब की खाली है, 80% ओबीसी की खाली है, 64% शेड्यूल कास्ट की खाली है, और एसोसिएट प्रोफेसर पे एसटी की 65% पोस्ट खाली, ओबीसी की 69% पोस्ट खाली, शेड्यूल कास्ट की 51% खाली। जानते हो खाली क्यों है? जब बच्चे, काबिल बच्चे जाते हैं तो वो सीट जर्नल को देने के लिए एनएफएस कर दी जाती है। दुनिया को शांति और मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध, संत गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, ज्योतिबराव फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, नारायण गुरु जी, साहू जी महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, माता रमाबाई जी, मन्नवर कांसीराम साहब, और अपने समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, सबसे पहले तो मैं इस वंचित वर्ग की वीरांगना बहन फूलन देवी जी के शहादत दिवस पर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, अगर हम सच्चे मायने में बहन वीरांगना फूलन देवी जी के जीवन और उनके संघर्ष को पढ़ें, तो एक तरफ तो वो कहीं ना कहीं उनकी पीड़ा को पढ़ के आंखों में आंसू छलक आते हैं, लेकिन जुल्म के खिलाफ जिस मजबूती के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी और जो जवाब दिया, उससे हम लोग गौरवान्वित भी महसूस होते हैं। उन्होंने बताया कि हम किसी से कम नहीं हैं। उन्होंने संसद के अंदर भी समाज की और विशेष रूप से महिलाओं की आवाज को बुलंद किया। वो चाहते थे कि समाज, जितना वंचित समाज है, वो एकजुट हो। अनेकों हमारे महापुरुषों ने वंचित वर्ग को, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों को एकजुट करने के लिए अथक प्रयास किया है, लेकिन इस धर्म की राजनीति में फंसकर हमारा समाज असल मुद्दों से भटक गया है। उनकी जो हकमारी हो रही है, उनके जो हक और अधिकार छीने जा रहे हैं, गांव देहात में जो उनका उत्पीड़न हो रहा है, नदियों के आसपास जिस जमीन के और जिन नदियों के वो कभी मालिक हुआ करते थे, उनका मालिकाना हक छीन कर किसी और को दे दिया। यहां तक कि जो मछली पकड़ने का और उसको व्यापार करते थे, वो भी बड़े बड़े ठेकेदारों को दे दिया। जितने भी दलित समाज के अलग अलग जातियों के जो व्यवसाय होते थे, जब उस व्यवसाय में पैसा मिलने लगा, तो वो सारे काम बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में चले गए। जैसे चमार जाति के लोग जूते बनाते थे, मरे जानवर की खाल उतार कर खाल बेचते थे, आज वो खाल का व्यापार अरबों खरबों रुपए में पहुंच गया। तो उस वक्त उस व्यापार को दलित समाज के लोग करते थे। अब जो अपने आप को स्वर्ण कहते हैं, अब उस चमड़े के व्यापार को भी वो लोग कर रहे हैं। जो दलित समाज के लोग जूते बनाया करते थे, उनकी अपने छोटे छोटे फैक्ट्रियां होती थी। आज बाटा, लिबर्टी और जाने ना कितने बड़े बड़े जूते की कंपनी के बड़े बड़े स्वर्ण जाति के लोग मालिक बन बैठे हैं। कोई भी काम आप देख लीजिए, यहां तक कि जो लोग खेती करके अपना गुजर बसर करते थे, देश में अन्न उगाने का काम करते थे,
आज उन सब खेत को देख लीजिए तो बड़े बड़े खेत बड़े पूंजीपति ले रहे हैं लीज पर, और लीज पर लेकर खेती करके खेती करवाते मजदूर हमारा ही आदमी खेती कर रहा है, सिर्फ मालिक कोई बड़ा व्यक्ति है, पैसे वाला व्यक्ति है। फसल हम उगा रहे हैं, मजदूरी हम कर रहे हैं, और हम लोग जहां 10 रुपए खर्च करके उगाते हैं और 12 रुपए में बेच देते हैं, लेकिन वो लोग उसी सामान को 50 रुपए और 100 रुपए में बेच के पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि पूरे देश के खेतों पर, बागों में, सब पे उनका कब्जा हो गया है। इसलिए आप देखो, अगर आप गांव देहात में जाओगे, अगर छोटे मोटा जिनका छोटी जमींदारी है, छोटे मोटे खेत हैं, अगर वो गेहूं उगाता है तो आप देखो वो अपना गेहूं बेचना चाहता है तो उसके गेहूं का मुझे लगता है 20 रुपए किलो भी पैसा नहीं मिलता होगा। लेकिन आप आज बाजार में जाओ तो 50 रुपए किलो से आपको कम में आटा नहीं मिलता। वही गेहूं जिसे आप 20 रुपए किलो में बड़ी मुश्किल से बेच पाते हो, उसी गेहूं को वो बड़े बड़े पूंजीपति पीसकर अच्छी सी पैकिंग बनाकर 50 रुपए 60 रुपए किलो पे बेच रहे हैं। वो सेब जो कश्मीर के और हिमाचल प्रदेश के लोग उगाया करते थे, और वो ज्यादा से ज्यादा 10 से 20 रुपए किलो में बेचते थे, और आप जैसे हम जैसे लोग 40 रुपए किलो में दिल्ली में खरीद लिया करते थे। आज वही सेब, चूंकि वहां सेबों का पूरा व्यापार लीज पे सारे खेत बड़े बड़े अंबानी अडानी ने ले लिए, और वही सेब 150 और 200 और 250 300 रुपए किलो बिक रहा है। यानी आपके हाथ से जहां भी पैसा लगेगा कि यहां पैसा कमाया जा सकता है, वो सारे क्षेत्रों पे उन पूंजीपति लोगों ने कब्जा कर लिया और स्वर्ण जाति के लोगों ने कब्जा कर लिया, और हम लोगों को हम लोग के हाथ में पहुंचा दिया कि तुम्हारी जिम्मेदारी धर्म की रक्षा करने की है। अगर यहीं पे आज कोई कथावाचक आया होता, वो अंधविश्वास पाखंडवाद फैलाता, आपको बेवकूफ बनाता, लेकिन ये पूरा पंडाल भरा होता। अगर यहीं पे एक ठग सा लगता देखने में, कम उम्र का है बागेश्वर, उनकी बातों से ऐसी लगता है जैसे ठग रहा हो। अगर वो यहां आया होता तो पुलिस प्रशासन पूरी उसकी सेवा में जुटा होता, डीएम, यहाँ के सारे सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री भी यहाँ आती, पूरी उसकी सेवा में लगी होती, और ये पूरा भरा होता। जबकि उसको सुन के आपको कुछ मिलना नहीं है, सिवाय वो 2-4 बात करके आपको बेवकूफ बनाने के कुछ और कर ही नहीं सकता। लेकिन जहां बात इस बात पे हो रही है कि हम वीरांगना फूलन देवी जी के शहादत दिवस को मना रहे हैं, और यहां बैठ के हमारे हकमारी कौन कर रहा है, हमारे अधिकारों को कौन छीन रहा है, इस पे चर्चा करनी है तो समाज नदारद है। ये हमारा और आपका फेलियर पार्ट है कि हम लोग अपने समाज के मुद्दों पर भी एकजुट होकर बैठ के बात नहीं करते। अभी आप देख रहे हो जो पीछे कावड़ चल रही थी, कितने लाखों सारे दलित, पिछड़े, आदिवासी, कोई पूंजीपति का बच्चा कावड़ लेने नहीं गया, कोई पंडे का बच्चा, कोई व्यापारी का बच्चा, कोई नेता का बच्चा, कोई कावड़ लेने नहीं गया। सारे एससी, एसटी, ओबीसी के लोग कावड़ की लाइन में लगा दिए। तुम लोग बनो धर्म की रक्षा के ठेकेदार, और जो मंदिर में चढ़ावा चढ़ेगा वो उसके घर जाएगा। और मंदिर में जाके मंदिर में मूर्ति आपने बनाई, लेकिन आपको कहेंगे तुम दूर रहो, भगवान अपवित्र हो जाएंगे तुम्हारे छूने से। तो भाई अगर हमारे छूने से अपवित्र हो जाते हैं, स्थिति के जाते ही क्यों? आप लोग कम से कम अपने मान सम्मान स्वाभिमान की इज्जत तो करो, अपने समाज के मुद्दों पे एकजुट तो हो। आपकी तरक्की केवल एक जगह है, और वो तरक्की है विद्यालयों में, कॉलेजेस में, किताबों में। कलम उठाओ, किताब उठाओ, और अपने हाथ से अपनी तकदीर लिखने का काम करो। हम लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानते हैं, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की बात को नहीं मानते। उन्होंने कहा था अंधविश्वास पाखंडवाद को छोड़ दो और ज्ञान पे कब्जा करो, पढ़ाई लिखाई करो, इसी से आपकी तरक्की होगी। लेकिन हमने बाबा साहेब अम्बेडकर जी की मूर्तियां लगाई, फूल माला डाली, लेकिन उन्होंने जो कहा था कि पढ़ाई पे कब्जा करो, अंधविश्वास पाखंडवाद को छोड़ दो, अपने महापुरुषों की जयंतियां मनाओ, उस पे समाज के हक अधिकार पे चर्चा करो। तुम ऐसे काम करने की बजाय जो हमारे महापुरुषों ने बताए थे
हम लोग तो अंधविश्वास पाखंडवाद के रास्ते पे चल पड़े हैं और हमारा नुकसान इतना हो रहा है। अभी कल संसद में एक आंकड़ा रखा गया, अभी संसद में एक आंकड़ा रखा गया, वो आंकड़े मैं आपके सामने रखूंगा, पर उससे पहले मैं बता दूं, राजस्थान के झालावाड़ में एक स्कूल था, उस स्कूल की इमारत जर्जर थी। उस इमारत को मरम्मत के लिए बच्चों ने कई बार आवाज उठाई, मुख्यमंत्री तक बात पहुंची, लेकिन स्कूल की मरम्मत नहीं हुई। लोगों ने शिकायत की थी, ये बिल्डिंग गिर सकती है, बच्चे मर सकते हैं, इस बिल्डिंग को दुरुस्त करवा दो। लेकिन राजस्थान की सरकार ने, झालावाड़ के प्रशासन ने इस पे कोई ध्यान नहीं दिया और मैं बड़े पीड़ा के साथ कह रहा हूं, वो सरकारी स्कूल की इमारत गिर गई और उसके नीचे कम से कम 60-70 बच्चे दब गए, जिनमें से कम 10-12 बच्चे अब तक मर चुके हैं। हो सकता है शाम तक आंकड़ा बढ़ जाए। तो ऐसी सरकारें जो हमारे बच्चों को सुरक्षित पढ़ने का माहौल नहीं दे सकती, ऐसी सरकारें जो हमारे बच्चों के मुफ्त में पढ़ने का इंतजाम नहीं कर सकती, ऐसी सरकारें जो हमारे युवाओं के लिए रोजगार का इंतजाम नहीं कर सकती, ऐसी सरकारें जो हमारी बहन बेटियों को सुरक्षित माहौल नहीं दे सकती, क्या हमें ऐसी सरकारों की जरूरत है? आज की सरकार कर क्या रही है? आज की सरकार ने शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि हमारे बच्चों से शिक्षा को छीन लिया है। आप अगर लॉ में एडमिशन लेना चाहें, एनएलयू में, आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहें, तो सरकारी कॉलेज से लॉ की एक डिग्री 5 साल की करने के लिए 25 लाख चाहिए। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री करने के लिए कम से कम 20 लाख रुपया चाहिए। क्या देश के दलितों, आदिवासियों, वंचित वर्ग के पास एक बच्चे को लॉ की डिग्री, इंजीनियरिंग की डिग्री, मेडिकल की डिग्री कराने के लिए क्या हमारे लोगों के पास 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए हैं क्या? जब आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे कैसे? सरकार ने शिक्षा को महंगा करके आपके बच्चों से शिक्षा को छीन लिया है। और जो सार्वजनिक उपक्रम थे, भारत सरकार के जो अनेकों विभाग थे, पीएसयू से जहां लाखों करोड़ों बच्चों को नौकरी मिल जाया करती थी, भारत सरकार ने वो सारे उपक्रम बेच दिए, आपके नौकरी के रास्ते भी बंद कर दिए। एमटीएनएल बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, या इतना कमजोर कर दिया कि वो आज के माहौल में टिक ही ना पाए। पेट्रोलियम कंपनियां बेच दी, गैस कंपनियां बेच दी, बैंक बेच दिए, इंश्योरेंस कंपनियां बेच दी। एक एक करके धीरे धीरे भारत सरकार ने सारे उपक्रम बेच दिए, तो आपके तो नौकरी के रास्ते भी बंद हो गए। ऊपर से ठेकेदारी प्रथा लाके 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट को पूरा आउटसोर्स करके ठेके पे दे दिया। उस ठेकेदारी प्रथा में सबसे ज्यादा नुकसान दलितों, गरीबों, वंचित वर्ग का है, क्योंकि यही लोग 4th क्लास की नौकरी में ज्यादा आ जाया करते थे। सफाई कर्मचारी, चपड़ासी, या अस्पतालों में एनओ, या सिक्योरिटी गार्ड, इस तरह की नौकरी में ज्यादातर लोग गरीब वर्गों के मिलेंगे, लेकिन ठेकेदार उनकी आधी से ज्यादा तनख्वाह खा जाता है। तो सरकार आपका हकमारी कर रही है। अभी मैं एक आंकड़ा चेक कर रहा था, कल संसद के अंदर खुद मंत्री जी ने आंकड़ा दिया है, देश के अंदर जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, विश्वविद्यालयों के अंदर प्रोफेसर की पोस्ट 83% एसटी की पोस्ट खाली पड़ी है, भरी नहीं जा रही। 83% प्रोफेसर की नौकरी शेड्यूल्ड ट्राइब की खाली है, 80% ओबीसी की खाली है, 64% शेड्यूल्ड कास्ट की खाली है, और एसोसिएट प्रोफेसर पे एसटी की 65% पोस्ट खाली, ओबीसी की 69% पोस्ट खाली, शेड्यूल्ड कास्ट की 51% खाली। जानते हो खाली क्यों है? जब बच्चे, काबिल बच्चे जाते हैं तो वो सीट जर्नल को देने के लिए एनएफएस कर दी जाती है कि कोई काबिल बच्चा नहीं मिला, कोई इस पोस्ट के लिए काबिल योग्य उम्मीदवार नहीं आया, इसलिए पोस्ट को खाली रखे, बाद में डी रिजर्व करके वो स्वर्ण जाति के लोगों को दे देते हैं। इतनी बड़ी साजिश आपके खिलाफ हो रही है, आपकी हकमारी हो रही है, और आपका कोई अधिकारी जैसे ही उसका प्रमोशन होना होता है, प्रमोशन के बाद जैसे लगता है अब ये प्रमोट होकर चीफ बनने वाला है, उसके खिलाफ झूठी कंप्लेंट दिलवा दी जाती है, उसके केस को विजिलेंस में भेज दिया जाता है, उसका प्रमोशन रोक दिया जाता है, और स्वर्ण जाति के दूसरे व्यक्ति का प्रमोशन करके तब तक उसको रिटायर कर दिया जाता है। इस तरीके से आपके समाज की हकमारी हो रही है। आपके लोगों से शिक्षा भी छीन ली, नौकरी भी छीन ली, व्यवसाय भी छीन लिया।
जो आपका पुश्तैनी व्यवसाय था, मछली पकड़ने वाला, या जो जल के आसपास, नदियों के आसपास की भूमि पे जो अपना काम खेती करने वाला, वो व्यवसाय भी आपका कब्जा लिया, तो आपकी हकमारी हो रही है। आप कब जागोगे? कब तक अंधविश्वास पाखंडवाद में पड़े रहोगे? कब तक ऐसी सरकारों को मजबूत करते रहोगे जो सरकार आपके हक छीन रही है, आपका उत्पीड़न कर रही है, आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, जो आपके बच्चों को फिर से गुलाम बनाना चाहती है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कुर्बानी को बेकार कर देना चाहती है? ऐसी सरकारों को आप ताकत देने का काम कर रहे हो। मैं आपसे निवेदन करता हूं, तमाम SC, ST, OBC के लोग, सब लोग मिलकर एकजुट हो जाओ, एक ताकत बनाओ। ताकत बनेगी तो आप अपने अधिकारों को सुरक्षित कर पाओगे, वरना आपकी हकमारी चलती रहेगी तो आने वाले बच्चे जब गुलाम हो जाएंगे तो आप अपने बच्चों से आंख नहीं मिला पाओगे। वो कहेंगे जब सब कुछ छिन रहा था, जब सब कुछ बिक रहा था, जो बाबा साहब ने दिया था वो सब जब छिन रहा था तो तुम क्या कर रहे थे? तुमने समाज की आवाज क्यों नहीं बनाई? तुमने तब आंदोलन क्यों नहीं किया? जो बाबा साहब की वजह से हमारे MP, MLA, मंत्री बने, हमारे ऑफिसर अधिकारी बने, वो सब लोग क्या कर रहे थे? तो तुम लोग अपने बच्चों से आंखें नहीं मिला पाओगे, शर्मिंदा हो जाओगे। अगर आप चाहते हो अपने बच्चों की नजरों में ना गिरो तो आज कम से कम अपने बच्चों के भविष्य के लिए एकजुट होकर इस वंचित वर्ग की लड़ाई को लड़ना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहन वीरांगना फूलन देवी जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनके शहादत दिवस पर पुष्पांजलि अर्पित करता हूं और उम्मीद करता हूं आप मेरी बातों को समझेंगे और एकजुट होकर अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई को लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय फूलन। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।